नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल मनोज पांडे मॉन्क में आपका स्वागत है। अगर आप उत्तराखंड शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं या लिपिक वर्गीय कर्मचारी हैं या राज्य सरकार के किसी भी विभाग में कार्यरत हैं तो पदोन्नति मिलना आपके कैरियर के लिए एक बहुत बड़ा पड़ाव होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रमोशन के बाद आपकी सैलरी में बढ़ोतरी किस नियम से होती है, या ऑप्शन फॉर्म का चुनाव सही समय पर कैसे आपकी सैलरी को और बढ़ा सकता है, और IMFS पोर्टल से लेकर सर्विस बुक में इसकी एंट्री कैसे होती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम पदोन्नति के बाद पे फिक्सेशन के पूरे नियमों को उदाहरण के साथ और पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में समझेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि छोटी सी गलती भी किसी कर्मचारी की सैलरी और एरियर पर असर डाल सकती है। तो साथियों, प्रमोशन के बाद जो जरूरी दस्तावेज है और जो प्रारंभिक प्रक्रिया है, आइए उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जो पदोन्नति के बाद आपको सबसे जरूरी दस्तावेज है उनमें से एक है पदोन्नति आदेश, दूसरा है कार्यभार ग्रहण आदेश और तीसरा है विकल्प पत्र। तो चलिए साथियों, अब जानते हैं कि विकल्प पत्र क्या होता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक विकल्प पत्र है जो मैंने AI से जनरेटेड किया है। तो इसको दिखाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि ये क्यों दिया जाता है। तो इसको देने का मुख्य कारण ये है कि जब कोई कर्मचारी प्रमोटेड होता है तो उसके पास एक कानूनी अधिकार होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं FR 21A, यानी इसका पूरा अर्थ है फंडामेंटल राइट 22 का सेक्शन A, उसकी उपधारा A और उसका उपसंवर्ग 1। तो विकल्प पत्र देने का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि पदोन्नति के कारण कर्मचारी को अपनी पुरानी वार्षिक वेतन वृद्धि का कोई वित्तीय नुकसान न हो, तथा सरकार द्वारा आपको अपनी पे फिक्सेशन की तारीख चुनने के लिए दो ऑप्शन दिए जाते हैं। नंबर 1, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पदोन्नति की तिथि से वेतन निर्धारण करना, यानी जैसे आप 31/12/2025 को अगर आप पदोन्नत हुए हैं तो आप उसी तारीख से अपना वेतन निर्धारण करेंगे। तो आपको ऑप्शन 1 पे क्लिक करना पड़ेगा। और ऑप्शन नंबर 2 ये है कि पे फिक्सेशन को पुरानी श्रेणी में आने वाली अगली वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि के साथ दिया जाए। इसे उदाहरण से समझेंगे। जैसे मेरी जो पदोन्नति हुई है वो हुई है दिसंबर महीने में 2025 में, और इससे पहले जिसमें पोस्ट में था उसमें मेरा इंक्रीजमेंट का जो मंथ था वो जुलाई था। अब मेरे यहाँ पर दो ऑप्शन है। यदि मैं ऑप्शन नंबर 1 चुनता हूँ, यानी अगर मैं 31 बार को इंक्रीजमेंट ले लेता हूँ और अगले स्केल पे जंप कर जाता हूँ तो मैं विकल्प 1 को क्लिक करूँगा। और यदि मैं जुलाई महीने में जो मेरी पुरानी इंक्रीजमेंट की डेट है, यदि मैं उसी डेट से अपना जो अगला लेवल है उस पर जंप करूंगा तो मुझे विकल्प नंबर 2 को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए, विकल्प पत्र की बेसिक इंफॉर्मेशन की जानकारी के बाद अब हम देखते हैं कि सैलरी की गणना कैसे की जाती है। 7वें वेतन आयोग के नियमों के अनुसार पदोन्नति होने पर मूल वेतन तय करने का एक फॉर्मूला है। स्टेप 1 है, उसमें सबसे पहले आपको वर्तमान पे लेवल में आपको एक काल्पनिक वेतन वृद्धि दी जाती है, यानी मौजूदा लेवल में आपका बेसिक पे अगली एक पुस्तिका से बढ़ाया जाता है। तो चलो, ये तो हो गया थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। अब इसे प्रैक्टिकली अप्लाई करके भी देखते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये कर्मचारी का वेतन निर्धारण प्रारूप है। तो इनका जो पदोन्नति हुई है वो 31/12/2025 को हुई है। इनका उसमें जो वेतनमान था वो 29,200 से 92,300 तक था और इनका लेवल 5 था। और जिस समय इनकी पदोन्नति हुई उस समय इनका मूल वेतन 32,900 था। तो स्टेप नंबर 1 के अनुसार हमें उसके जो वास्तविक वेतन है उस पर एक काल्पनिक वेतन वृद्धि देनी है। तो चलिए इसको भी देखते हैं कि उस समय उस कर्मचारी का मूल वेतन 32,900 है और लेवल 5 था। लेवल 5 में 32,900 का जो अगला क्रम है वो 33,900 है। तो चलिए हम इसको अपने पे फिक्सेशन में लिखेंगे, यानी पदोन्नति के बाद जो उसे काल्पनिक वेतन वृद्धि मिली उसके बाद उसका अगला वेतन बनेगा वो है 33,900।
तो स्टेप नंबर 1 में काल्पनिक वेतन वृद्धि की गणना करने के बाद जो स्टेप नंबर 2 है, अब जो काल्पनिक वेतन वृद्धि में धनराशि आई है, इसे जो प्रमोशन के बाद उस कर्मचारी को वेतन बैंड और उसको लेबल प्राप्त हुआ है, यह राशि हमें उसमें ढूंढनी है। चलिए तो शुरू करते हैं। उसकी जो अंतिम धनराशि थी वो 33,900 थी। 33,900 की धनराशि का प्रमोशन के बाद उसका जो अगला वेतन स्लैब है वो 93,000 से लेके 34,800 और जो उसका लेवल है वो 6 है। तो 33,900 के बाद जो लेवल 6 में अगला वेतन स्लैब है तो 35,400 है। तो इस प्रकार हम उस कर्मचारी को पदोन्नति के बाद अगले वेतन क्रम में 35,400 में फिक्स करेंगे। यदि मेरी भाषा में त्रुटि रह गई हो या किन्हीं कारणों से आप मेरे बताए हुए शब्दों को सही से समझ नहीं पा रहे हैं तो आपके लिए मैंने एक फोटो जनरेट की है। इसके द्वारा आप अच्छी से समझ सकते हैं कि किसी भी कर्मचारी का प्रमोशन के बाद वेतन निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। इस फोटो को आप स्क्रीनशॉट करके अपने पास सेव कर लीजिएगा और इसे ध्यान से पढ़िएगा। तो साथियों, यह तो हो गया थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन की किसी भी कर्मचारी का पे फिक्सेशन उसकी पदोन्नति के बाद किस प्रकार किया जाता है। अब हम समझेंगे कि IMFS में हम इसे अपनी सैलरी में किस प्रकार इंक्लूड कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपने क्रोम ब्राउज़र को खोल लेना है। क्रोम ब्राउज़र को खोलने के बाद आपने वही IMFS UK सर्च करना है। IMFS UK आप सर्च करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और इस प्रकार के इंटरफेस में लॉग इन टू IMFS में करने के बाद आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा जिसमें आपने ऑपरेटर में क्लिक करना है। ऑपरेटर में प्रोसीड करने के बाद हमारे पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। इसमें हमें सबसे पहले पेरोल पे जाना है। पेरोल पे जाने के बाद डेटा में जाना है। डेटा में जाने के बाद एम्प्लॉय मास्टर पे क्लिक करना है। एम्प्लॉय मास्टर में क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। साथियों, मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ, यदि आप किसी भी अपने एम्प्लॉय की पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस, फैमिली डिटेल्स, नॉमिनी डिटेल्स, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, सैलरी और डॉक्स को अगर अपडेट करना चाहते हैं तब भी आपको एम्प्लॉय मास्टर खोलना होगा। तो अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। अभी हमने अपने कर्मचारी का पे फिक्सेशन लगाना है तो हमने अपॉइंटमेंट सबसे पहले जो ऑप्शन है क्रिएट एम्प्लॉय मास्टर विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑर्डर। यदि उसको अभी एम्प्लॉय कोड नहीं मिला है तो आप अपॉइंटमेंट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। क्योंकि ये कर्मचारी स्थायी है तो इसको एम्प्लॉय कोड मिला है, इसलिए हम यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। नो पर क्लिक करने के बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है टेम्पररी / परमानेंट एम्प्लॉय ID। उसमें हमने उस कर्मचारी का एम्प्लॉय कोड डाल देना है। एम्प्लॉय कोड डालने के बाद हम गेट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास उस कर्मचारी की समस्त डिटेल प्राप्त हो जाएगी, जहां हमें नेक्स्ट करना है। क्योंकि हमने उनकी सैलरी में चेंज करना है तो हम सैलरी तक समस्त जो ऑप्शन है उनको नेक्स्ट करेंगे। सैलरी में क्लिक करने के बाद हमारे पास उस एम्प्लॉय का कुछ इस प्रकार का डेटा प्रदर्शित होगा। इसमें सबसे पहले हमने उसका पे स्केल अपग्रेड करना है। क्योंकि वो पदोन्नति हुआ है तो पुराने पे स्केल से उसे नए पे स्केल पे डालना है और उस नए पे स्केल पे जो सबसे न्यूनतम वेतन है हमें उसे वो देना है। हम जैसा कि यहाँ आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यदि उसको स्पेशल पे मिलती है तो स्पेशल पे को इंक्लूड करना है, यदि पर्सनल पे मिलती है तो पर्सनल पे को लिखना है। उसके बाद इंक्रीजमेंट डेट, यह ध्यान देना है कि प्रथम 6 महीने यानी जनवरी, लास्ट के 6 महीने यानी जुलाई। क्योंकि जब इस कर्मचारी की पदोन्नति हुई थी तो वो दिसंबर महीने में हुई थी, तो इसका जो नया इंक्रीजमेंट डेट आएगा वो जनवरी आएगा। तो हमें यहाँ पर जनवरी सेलेक्ट करना है और उसके बाद उसको DA यानी आप जहाँ भी कार्यरत हैं उसको जिस प्रकार के भत्ते दिए हैं उसमें आपको यस या नो में क्लिक करना है। जैसे DA मिलता है इस कर्मचारी को तो हमने DA में यस सेलेक्ट किया है। DP नहीं मिलता है, NPA नहीं मिलता है, HRA मिलता है, हिल अलाउंस मिलता है, बॉर्डर अलाउंस नहीं मिलता है, GIS मिलता है और GPF नहीं मिलता है। और ऐसी ही अन्य चीज़ों को हमने यस और नो में सेलेक्ट करना है जो भी मिल रहा है और उसके बाद हमने इस डेटा को नेक्स्ट कर देना है।
तो रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेट होने के बाद हमें अगले ऑप्शन पे जाना है, अपलोड डॉक्स में, और उसके नीचे सबसे नीचे ऑप्शन है सबमिट, उसमें क्लिक कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको वेतन निर्धारण और वेतन किस प्रकार बनाया जाता है इस संदर्भ में जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि आपको किसी भी प्रकार की क्वेरीज हों तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में या मेरी पर्सनल आईडीज पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। वीडियो में इतनी देर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं मनोज पांडे मॉन्क साइनिंग ऑफ करता हूँ। थैंक यू।